नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार नमस्कार जी। WRPC के इस वेबिनार में आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नमस्ते सर। नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का चल रहा था। वो आज आखिरी दिन होगा हमारे लिए, थोड़ा सा रह गया था इसके अंदर, तो हम उसी पे चर्चा करते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए इन शॉर्ट में इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो मुकदमे होते हैं इनके अंदर जो एक्यूज होता है, जिसे हम मुलजिम कहते हैं, मुलजिम को भी कॉम्पिटेंट विटनेस के नाम से जाना जाता है। मतलब इस एक्ट में मुलजिम भी अपनी गवाही दे सकता है, ऐसा नहीं कि मुलजिम अपनी गवाही नहीं दे सकता। तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपनी तरफ से एविडेंस राइटिंग में भी दे सकता है, ऑन ऑथ दे सकता है, स्पीकिंग में भी दे सकता है। और उसके बाद आता है कि विटनेस को कॉल कर सकता है यदि उसको लगता है कि उसके केस के लिए कोई और एक विटनेस है, सफिशिएंट है, जो उसके केस को प्रूव कर सकता है, तो उसके लिए भी वो विटनेस को कॉल कर सकता है। और विटनेस को कॉल करने का जो प्रोसीजर है बेसिकली वो CRPC के थ्रू, ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज लगा के बुला देंगे। प्रोसीजर है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करेंगे, लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करने के बाद फिर कोर्ट उसको अलाउ करेगी, देन सम्मन्स होंगे, फिर विटनेस आएगा, फिर उसकी गवाही होगी, फिर क्रॉस होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है CRPC के थ्रू। और अपना एविडेंस, जैसे मैंने कहा कि वो सब्जेक्ट में भी दे सकता है। सब्जेक्ट टाइप का, यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप का जो मीनिंग है ना वो ये है कि जैसे हम कई बार अपनी गवाही जो है ना लिखित में भी दे देते हैं कि हमने कंप्यूटर से टाइप करी, उसके साथ एक एफिडेविट लगाया और नॉट उसको दे दिया, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर ये लिखा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो केसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो केसेस हैं, बेसिकली देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक एजेंसी को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा उसके ऊपर करप्शन के, तो कुछ एजेंसियां ऐसी भी हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कि इस एक्ट से दूर रखा गया, अर्थात कि इस एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर ना तो मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही कभी ट्रायल चलाया जा सकता है, ना किसी को एक्यूज बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है उनमें से एक डिपार्टमेंट का नाम है मिलिट्री। जैसे आप जानते हैं हमारे देश की मिलिट्री है, नेवल जो इंडियन नेवी होती है, या कोस्ट गार्ड हो गया, इंडियन नेवी हो गया, या एयर फोर्स। इनको इसलिए दूर रखा है, जैसे कि आपने जनरल भाषा में भी देखा होगा कि इनकी ना अपनी पुलिस होती है, उनकी अपनी कोर्ट होती है, जहां पर उनकी क्या नाम है, उनकी इंक्वायरी होती है, कोर्ट होती है। और जब उनको गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है तो कोर्ट मार्शल तक कर दिया जाता है, जो कि एक हीनियस क्राइम में उनको, मतलब जैसे ना हीनियस, मतलब जो क्रिमिनल्स को जो सजा दी जाती है, तो वहां पर काफी टफ सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल करना। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स को दूर रखा गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, क्योंकि उनके पास अपना इंटरनल डिपार्टमेंट, अपनी इंटरनल पुलिस होती है जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करती है, वहीं पर उनका ट्रायल चलता है। उसके बाद स्पेशल जज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेशल जज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, जो कि किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। और इनकी एक स्पेशल कोर्ट होती है, स्पेशल जगह होती है जहाँ पर ये कोर्ट चलती है और उसके बाद फैसला सुनाया जाता है। अपील और रिवीजन का भी प्रोविजन है यदि हम देखो, जैसा एक बिल्कुल लॉजिकल बात है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि सेशन कोर्ट जो है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उस डिस्ट्रिक्ट में दो टाइप के जजेस बैठते हैं। एक तो लोअर डिवीजन के, जिसे हम MM कहते हैं, सिविल जज कहते हैं, और उसके बाद सेशन जज। बीच में भी एक दो पोस्ट होती हैं जो प्रमोशन के बाद आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जनरल भाषा में कहें तो सेशन जज हो गए और MM जज हो गए। अब जो सेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका एक्ट के अंदर के सेशन जज को ही, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, इन जजों को ही इसके अंदर एक स्पेशल जज नियुक्त किया जा सकता है। उससे नीचे की डेजिग्नेशन वाले जज को इसके क्या नाम है, करप्शन के केसों में जज
नहीं अपॉइंट किया जा सकता। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेशन कोर्ट की जब अपील लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी, या फिर रिवीजन अगर लगेगी तो कहाँ लगेगी, हाई कोर्ट लगेगी। तो इसमें जो प्रावधान है 27 जो है सेक्शन 27 द करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट का, वो 27 बताता है कि अपील जो है हाई कोर्ट लगेगी। और बस इसी तरह का इसके अंदर लिखा है, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी है कि सपोज करो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए अगर किसी को लॉ बनाना है, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे जो हमारे देश का प्रोसीजर है, जो हमारा संविधान कहता है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, मतलब पार्लियामेंट को है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्ट है, इन पूरे इंडिया में लागू होता है, तो इसलिए इस पे कानून बनाने का अधिकार जो रिजर्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रिजर्व है। इसके साथ ही ये बताया जाता है कि सेक्शन 30 जो इसका आखिरी सेक्शन है, वो ये बताता है कि इससे पहले, मतलब इस एक्ट को लागू होने से पहले, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को लागू होने से पहले जो हमारे देश में द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 चला करता था, जो कि और द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1952, इसको खत्म कर दिया गया इसके अंदर। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हम सर इसको नमस्कार। समाप्त कर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं रिया रस्तोगी बोल रही हूँ। सर मेरे हस्बैंड से थोड़ा मैटर हो गया तो मेरा केस चल रहा है सर। 2 साल हो गए केस को चलते चलते। ना वो डेट पर आते हैं, ना ही कोई बात करते हैं, ना जवाब देते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ से हमारे जैसे मैं पीलीभीत की रहने वाली हूँ, मेरी शादी देहरादून में हुई है। मेरे ससुराल वाले जो देहरादून के रहने वाले हैं, तो वो कोई रिप्लाई भी नहीं करते, ना वो रखना चाहते हैं, ना वो डिवोर्स देना चाहते हैं। अब मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ, तब भी वो नहीं रख रहा है। मेरी बेटी भी है 2 साल की सर। तो इसमें कुछ हो आप सकता है सर, बता आपके दीजिए प्लीज। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? सर मेरे हस्बैंड की देहरादून में रायपुर रांझावाला में गोल्ड शॉप है। गोल्ड की शॉप है उनकी। जी ठीक है, अब आपके बीच डिस्प्यूट किस तरीके का है? सर, इस मतलब बात हमारे में ये है, 14 नवंबर को हमारी 2021 में शादी हुई थी। और दिसंबर से ही कुछ बातें उन लोगों ने ऐसी पैदा कर दी कि वो दिसंबर में ही मारना पीटना स्टार्ट कर दिया था। हाँ हाँ, बताते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखो, जब जी तक प्रॉब्लम पता हाँ। नहीं होगी सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? जी मारपीट स्टार्ट कर दी उन्होंने। और उसके बाद फिर मेरे मतलब बेटी भी मेरे होने को हो गई थी। तो प्रेगनेंसी टाइम में मुझे इन लोगों ने बंद कर दिया था 3 दिन के लिए कमरे में ताला डाल के। ये लोग अपने रहने पुश्तैनी मकान जो बदायूं में, ये लोग रहने वाले बदायूं के, तो वहां आ गए थे। तो मेरी जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, उन्होंने मेरी ये मदद की। मतलब काफी उन्होंने इतना मदद करी कि एम्बुलेंस में मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, शायद मैं नहीं बचती आज। उन्हीं की वजह से मैं जिंदा बैठी हूँ। अब सर मेरा केस भी चल रहा है, हमने काफी बार समझौते मैडम से मैं अब चली भी सुनिए, गई हूँ। अब मेरी बात सुनो। देखो, एक व्यक्ति या फिर आपके ससुराल वाले, जिसे हम इन लॉज के नाम से जानते हैं, जी जब उन्होंने इस हद तक आपको टॉर्चर किया कि आप मर भी सकते, तो फिर भी आप उनके साथ क्यों रहना चाहते हो? सर, मेरे बेटी है 2 साल की सर। मैं तब भी सोच रही हूँ कि वो बच्चे को देख के सब कुछ सही हो जाए। मैं बच्चे को नहीं मैडम, देखो, सब मतलब कुछ सही हो जाने में और करने में बहुत फर्क होता है। समझ रहे हो आप? सब जी कुछ सही होने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो अब सही करने में तो आपके लॉस करेंगे। आपके हस्बैंड का लगाव है आपकी बेटी के साथ या आपके साथ? नहीं सर, आज मेरी बेटी 2 साल की हुई। मेरी बेटी भी मेरे मैके में ही हुई थी सर। केडी नर्सिंग होम में पीलीभीत में गौनिया पे, वहां हुई थी। तो तब से मेरी बेटी को मतलब ना बोलना ना चालना, ना कभी पूछते, ना वीडियो कॉल पे देखते, कुछ नहीं। तो कोई मैडम, मतलब ही नहीं रखते अच्छा, हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपके ऊपर कौन कौन से केस आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर डाले हैं, और कौन कौन से केस सर हम आपने तो अपने शुरुआत हस्बैंड पे डाले? हम तो इंतजार कर रहे थे उनका कि वो हमें लेने आएंगे। जैसे आज वो हमारे घर से होके गए हैं, बेटी के 1 महीने बाद होने के 1 महीने बाद देखने जब उसे आए थे। तो इसके देखने के बाद उन्होंने दूसरे दिन मेरे पास नोटिस भेज दिया था सेक्शन 9 का, कि सारा सामान लेकर और सारे कपड़े लुपड़े लेकर सब भाग गई है। और जबकि सर मैं मतलब ऐसी कंडीशन में आई थी कि मेरे पास देहरादून से पीलीभीत आने में चप्पल तक नहीं पहनी हुई थी मैं। नहीं, वो बात मैं आपकी मान गया। ठीक है, उन्होंने आपको सेक्शन 9 का नोटिस भेजा। क्या आप जब पीलीभीत से, मतलब जब आप पीलीभीत आने से पहले, जब आप देहरादून आपने छोड़ा और आपको पता है आपके हस्बैंड ने, आपके लॉज ने आपके साथ टॉर्चर किया, इतना गलत काम किया, तो आपने किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई?
नहीं सर, हमने वहाँ बाला वाला चौकी है, हम वहाँ गए थे स्टार्टिंग में कि क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि घर बिगड़े, तो उन्होंने बातचीत करना मतलब थाने में मैडम ये एप्लीकेशन तो लिखी बड़ी गलत ताकि बात है। अब आप बताओ, बेटी भी मतलब बेटी जान से चली जाए लेकिन घर ना बिगड़े। नहीं सर, वो बात उन्होंने करी थी वहाँ पे, बाला वाला चौकी लगती है देहरादून की, रायपुर रांझावाला में। तो उन्होंने हम्म। बातचीत करी, उन लोगों ने फिर ये कहा था कि अगर तुम्हें केस यहाँ से लड़ना है तब तो तुम यहाँ से अप्लाई करना, वरना तुम जहाँ से कर सकती हो वहां से करना। ये सर तो पुलिस देहरादून वालों की। चलो फिर जी जी। आपने पीलीभीत आके केस करा, छोड़ो देहरादून तो हाँ छोड़े सर, आए आप। मैंने कौन सा पीलीभीत केस से करा करा था। आपने? सर दहेज प्रथा का करा था हमने, दहेज क्योंकि उन प्रथा लोगों की का? बातें ही ऐसी थी, मैडम और एक बात घरेलू हिंसा का करा है सर। हाँ चलो, तो डीवी एक्ट का केस चल रहा होगा आपका महिला जी कोर्ट के अंदर, और एक आपने जी जी। क्या करा है? दहेज दहेज का। प्रथा, घरेलू हिंसा। हाँ, तो दहेज प्रथा डाउरी डिमांड तो इसी के अंदर आ गया होगा, या फिर 498 अलग से फाइल हुआ है? अभी आपके सर कितने केस चल रहे हैं? सर मेरे 3 केस चल रहे हैं अभी। ठीक है, एक तो डीवी एक्ट का हो गया, दूसरा बताएं। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और खर्चे का। सर कुछ भी नहीं आ रहा है, ना डेट पे आते हैं, बिल्कुल आज 6 महीने हो गए, डेट पे भी नहीं आ रहा है सर। मैडम 6 महीने में इतनी जल्दी कौन तारीख पे आ जाता है? टाइम लगता है केसों में। चलिए, अब आपने कहा खर्चे का केस चल रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस का। जी। मैडम आप कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं ग्रेजुएशन करी हुई हूँ, ठीक है, बीकॉम। बहुत अच्छी बात है। अब मैडम एक बात बताओ, आपका जो आपने मेंटेनेंस का केस डाला है, ये डीवी एक्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगी है? 125 सेपरेट फाइल की है? जी जी सर, लगी हुई है। कौन सा किस चीज के लिए आपने हाँ बोला है? मैंने दो सवाल किए हैं आपसे। डीवी एक्ट में आपने मेंशन किया है, मतलब डीवी एप्लीकेशन एक्ट। लगा, डीवी एक्ट में लगाई है ना आपने जी मेंटेनेंस जी की एप्लीकेशन जी इंटरिम की? तो उसके अंदर जी। क्या आपने वो एप्लीकेशन कब लगाई है? सर मुझे ये 3 महीने हो गए थे सर, 3 महीने पहले लगाई है। तो 3 महीने में मैडम इतनी जल्दी हरी थोड़ी डिसीजन होता, टाइम लगेगा। नहीं नहीं सर, उस बात को लेके मैं नहीं कह रही हूँ, तब भी किसी भी डेट पे नहीं सर, किसी भी डेट पे नहीं आते ये लोग। तो मैडम आप रिसीव कराओ ना, सम्मन रिसीव कराओ, पब्लिकेशन कराओ। जी, अब मैं संबंध आप संबंध भी चले गए हैं सर यहाँ से, और वारंट हो जाते मैडम फिर। पीलीभीत से सर वहाँ देहरादून पुलिस भी जा चुकी है। यहाँ ठीक की है, फिर ठेका चौकी की पुलिस जा चुकी है, उन लोगों ने पैसे दे दिए, अपने बहन बहनों के नाम निकलवा दिए। अच्छा, अब हम क्या करें फिर इसमें बताओ? आप सर ये कह रहे मुझे हो कि हैं? मुझे अब हेल्प चाहिए सर आपकी हाँ, तो थोड़ी। अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, हम हेल्प करेंगे। एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, देखो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो इसलिए, ठीक है। अब ये प्रोसीजर है कि जब आप किसी के नाम वारंट सम्मन करते हैं ना, जब कोर्ट किसी के नाम सम्मन करती है, ठीक है, आपका जो केस जी है वो जी सम्मन ट्रायल है। अभी सम्मन होगा, जब उसके पास सम्मन जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो कोर्ट फिर वारंट करेगी। जी वारंट पे पुलिस वाले उसको उठा के लेके आएंगे। सपोज करो वो वारंट नहीं कर रहा है, जी। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप उसकी ना पब्लिकेशन कराओ, सम्मन की। अच्छा पब्लिकेशन का मतलब समझते हो? सर, बता दीजिए आप एक बार। अखबार में निकलवाना पड़ता है, अच्छा। ठीक है ना। नहीं सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बदायूं में इनका जो मकान है, तो इन लोगों ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड शादी कर लूंगा। मेरा हस्बैंड का थोड़ा चक्कर भी चल रहा है, किसी लड़की से, दिल्ली की रहने वाली है, नेहा गुप्ता नाम की लड़की है, उससे बातचीत करते थे। तो मैंने न्यूज में निकलवाई थी अपने, जो भी बात थी मैंने न्यूज में निकाली थी। हो गई बात खत्म आपकी? जी अब मेरी सुनो, ठीक है। न्यूज में निकलवाना सॉल्यूशन नहीं है। देखो, एक प्रोसीजर है, एक कानून है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी पेशी पे नहीं आ रहा होता किसी केस में, तो हम पब्लिकेशन कराते हैं। जो सम्मन है ना, सम्मन को इशू कराते पब्लिकेशन के थ्रू। अब पब्लिकेशन कैसे होगा? जज के सामने आप एक एप्लीकेशन लगाओ कि जी मेरे केस में सम्मन की पब्लिकेशन करी जाए। जज आपको ऑर्डर देगा, और जज आपको ऑर्डर कह रहा हूँ, जज आपको, एक सेकेंड है ना, हाँ, जज क्या होगा, जज सम्मन की परमिशन दे देगा आपको पब्लिकेशन की, ठीक है ना। जी वो एक प्रोसीजर है, आपके वकील साहब कर देंगे। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, इतनी हार्ड टफ नहीं है। आप फिर वो जो पब्लिकेशन, आप जो जो अखबार देंगे ना, अब आपने कहा कि आपके इन लॉज जो है वो दो जगह रहते हैं, एक तो देहरादून में और दूसरा कहाँ बताया था आपने? बदायूं। बदायूं में, ठीक है ना। तो बदायूं के अंदर और देहरादून में जो अखबार आता होगा, उन दोनों में पब्लिकेशन करनी है आपको। वहां की किसी भी पब्लिकेशन वाले को पकड़ लेना, जो हिंदी का, इंग्लिश का, जो आपको पेपर ठीक लगे और जो सस्ते रेट में हो जाए, लेकिन पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जी उस पेपर में आप जब उस सम्मन की पब्लिकेशन करा दोगे ना, उसके बाद उसकी कॉपी कोर्ट में जमा हो जाएगी, और वो एक्स पार्टी डिसाइड हो जाएगा। फिर कोर्ट उसको बिना सुने डिसाइड करना शुरू कर देगी। जो मेंटेनेंस की जी एप्लीकेशन है वो बिना सुने डिसाइड हो जाएगी उसकी, ठीक है। जी सर।
जब वो एप्लीकेशन बिना सुने डिसाइड होगी तो फिर उसको खर्चे के लिए कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी और उसे उठा के लाना पड़ेगा पुलिस को। अच्छा। समझे आप मेरी बात? जी जी। हाँ, तो ऐसे करके वो लाइन पे आएंगे आपके हस्बैंड या फैमिली वाले, ठीक है ना? ठीक है सर। तो आपको ना बेसिकली थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है इसके ऊपर। आपकी जो वकील साहब हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है इसके ऊपर, कि प्रोसीजर यही है लेकिन, है ना? जी जी जी। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। छोटी छोटी डिटेल, या पीलीभीत में कितनी डेट, कितनी महीने की या कितने हफ्तों की डेट लगती है मुकदमे में? सर 1 महीने में 4-5 बार लग जाती है। फिर तो मैडम देखो, अगर आपको पब्लिकेशन कराना, कम से कम 2 महीने की डेट लगेगी उसमें। उससे नीचे पब्लिकेशन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। 2 से 1.5 महीने की डेट लेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बन जाएगी मेंटेनेंस आपकी। तो आपने कितने पैसे शो करे आपके हस्बैंड कमाते महीने के? सर उनके तो मतलब गोल्ड शोरूम है, साथ में डायमंड ज्वेलरी थे, तो वकील साहब ने हमारे जो लिखा है 25,000 रुपये लिखे हैं मात्र। अरे मैडम, वो तो बहुत कम लिख दिया आपने। बेटी को देखते हुए उन्होंने वही लिख दिया सर, वही बहुत है। और तो 25,000 रुपये जब आप मांगोगे तो 25,000 में से 5,000 देगी कोर्ट तो आपको। लेकिन मैडम सर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ लिखने से केस नहीं जीता जाता। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड की गोल्ड और डायमंड नहीं की नहीं शॉप है। नहीं नहीं सर, उनकी हमने फोटो लगाए हैं बाकायदा, जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमने हाँ, बाकायदा सब फोटो लगाए तो हैं। मैडम अपने वकील साहब को बोलो थोड़ा टाइट से मुकदमा करें, ऐसे थोड़ी चलेगा। हो जाएगा काम, थोड़ा जी सर। टाइम लगता है आपका लेकिन। सर आप कहाँ मैट्रिमोनियल, से हैं? दिल्ली से। दिल्ली। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना? जी सर। जब तक आपका खर्चा नहीं बंधेगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा, मैं आज बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब जी खर्चा बंध जाता है ना, तब लड़कों के ऊपर, लड़के वालों के ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है। तब तक तो उसे लगता कुछ भी नहीं, शादी कर ली, छोड़ दिया, ठीक है सर ना? उन्होंने वही समझ लिया है अब। 2-3 दिन बाद फोन कर देते हैं, रिश्तेदारों में फोन कर देते हैं वो लोग कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। हमारे ससुर कहते हैं कि मैं अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूंगा, मेरे यहाँ मत भेजना उसे। और अरे एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे शादी मेरे घर वालों ने करी है, मेरे से आपके लड़के की शादी हुई, आपके लड़के की मेरे से शादी हुई, तो कोई भी बात है आप आपस में बैठ के डिस्कस करो ना मामले को। वो इधर उधर कहते हैं। देखो, आदमी थोड़ा वो इस टाइप के लोग होंगे ना कि वो सोचते होंगे अगर हमने खुद फोन कर दिया तो हमारी नाक नीचे हो जाएगी। कुछ समझते हो ना, इस टाइप के आदमी होते हैं ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम नीचे झुकना नहीं चाहते, बहुत सारी जी चीजें सर, होती हैं। वही बात है मेन। कोई बात नहीं, देखो अगर आपको अपना घर बनाना है तो मैं तो कहूंगा जी राजीनामा करके, लेकिन राजीनामे से, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बेकार की चीजें आप जबरदस्ती वहां रहने लग जाओ फिर आपके ऊपर टॉर्चर होने लग जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप कोशिश करो पैचअप हो जाए, बहुत अच्छी बात है। देखो आपकी बेटी भी है, और बेटी की बहुत लंबी जिंदगी होती है, ठीक है ना? तो अगर पैचअप हो सके, अच्छे वाला पैचअप, ठीक है ना, तो आप जी करो। और अगर नहीं हो जी सके तो खर्चा बंध जाएगा ना, तब वो अपने आप लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। आप अपने वकील साहब से ये बात करो कि कितना जल्दी खर्चा बंधवा सकते हैं वो आपका। तो जी। उनको वहां का लोकल प्रोसेस उन्हें पता होगा। लेकिन पब्लिकेशन के थ्रू अगर कोई आदमी नहीं आ रहा ना, पब्लिकेशन के थ्रू काम हो जाता है। चलिए एक मैं चीज बोल और के है, देखती हूँ एक चीज और है मैडम, कि उससे जी। पहले ना आपको ना अपने वकील साहब से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको सम्मन की सर्विस हुई है नहीं हुई है। सर हो गई है। तो फिर तो वो पब्लिकेशन की जरूरत ही नहीं, फिर तो ऐसे ही सम एक्स पार्टी हो जाएगा वो। सम्मन रिसीव कर लेते हैं सर। आते नहीं है। नहीं आते नहीं है बस। अब आएंगे। अपने वकील साहब को बोलो ना थोड़ा टाइट की काम करें कोर्ट से, जी। ठीक है चलिए ना? सर। ठीक चलो, है ठीक है। और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। जी सर। फिर आपको ये पब्लिकेशन कराने की जरूरत नहीं, फिर उसमें टाइम वेस्ट मत करो। कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दो कि हमारी इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड की जाए, ठीक है ना? जी और इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब समझते हो? अंतरिम भरण पोषण का जो ऑर्डर है वो किया जाए कि हमें इतने पैसे महीने के मिले, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को खाने पीने के लिए, बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं, जी। ठीक है ना? जी जी। अच्छा मैडम, आप खुद काम तो नहीं करते, कहीं नौकरी करते हो? नहीं नहीं सर, अभी तो नहीं कर रही हूँ, मैं शादी अगर से आप पहले मैंने की थी। अगर आप नौकरी करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, अब सर अभी तो नहीं ठीक? कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे अच्छे से वकील साहब ने प्रूफ, खुद मना कर दिया है। हाँ अच्छे से प्रूफ लगाओ, हो जाएगी आपकी मेंटेनेंस अलाउ, है ना? जी। केसों पे थोड़ा ठीक है सर। ध्यान। ओके मैडम। थैंक जी, यू। हमारे किसी और साथी का वेलकम मैडम। हमारे और किसी साथी का कोई सवाल? सर मेरा नाम कंचन है। जी कंचन जी बताएं। सर मैं 2013 में मैंने मैं उस टाइम पे 11th क्लास की स्टूडेंट थी।
और मैं आपकी आवाज इतनी खराब हो गई मैडम, पीछे कोई शायद बच्चा बोल रहा था। क्या बोला आपने? 2000? सर 2013 में मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी ठीक है। और मैंने स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। तो उसके बाद 2015 में मैंने जब 12th पास आउट किया था, हम्म। तो उस टाइम पे मुझे मतलब जैसे कि उसमें ना बच्चों को ना स्टूडेंट ज्वाइन करवाने होते थे कंप्यूटर कोर्स के लिए, प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए। हम्म। चुप। तो जब मैं 12th में थी तो मैं टीम को नहीं संभालती थी, मेरे सीनियर सर जो थे वो टीम को संभालते थे। हम्म। तो जब 2015 मैं 12th पास किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया और हमारा लव अफेयर था। 2016 में उन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता तय हो रहा है शादी के लिए। तो तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, मैंने कहा तो जब शादी करनी थी तो आपने मुझसे फिर प्यार क्यों किया और संबंध क्यों बनाया मेरे से? हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, वो ना रिश्ता ना टूट गया है। लेकिन जब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि वो वही लड़की से रिश्ता हुआ है जिससे जिनकी इनकी शादी हुई है। तो 2017 में ये शादी कर लेते हैं हम्म। और जब इनकी शादी थी 2017 में 24 फरवरी को, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मैं तुमसे ना शादी करूंगा हम्म। उस दिन। लेकिन मैं इतनी स्ट्रेस में थी, मतलब कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। तो मैं इनके साथ जाती हूँ मंदिर, लेकिन मेरे से शादी नहीं करते हैं। हम्म। फिर मैं घर वापस आ जाती हूँ और शादी के बाद ये मुझे मतलब एक ही कंपनी में थे, तो मैंने शादी के बाद मैंने इनसे सारी चीजें कनेक्टिविटी तोड़ दी थी। मैं सिर्फ काम से रिलेटेड इनसे बात करती थी कि और कोई मतलब नहीं था। इन्होंने फिर मेरे से माफी मांगी कि कंचन मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ और और मेरा उसके साथ ना कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी सिर्फ शादी हुई है, मेरे मम्मी पापा ने दबाव डाला है, मैंने जबरदस्ती मेरे से शादी हुई है। तो 2018 मतलब अब मेरी 2018 में मेरे मम्मी पापा शादी के लिए 2017 में मेरे मम्मी पापा शादी के लिए फोर्स कर देते हैं हम्म। कि शादी करनी है। तो अब इनको पता चला तो इन्होंने फिर क्या किया कि मेरे मम्मी पापा से आके शादी के लिए बात की। तो 2018 में मैंने शादी कर ली शादी कैसे इनके करी साथ। आपने? गांव में की, गांव में हुई हमारी शादी और ये गांव में आए थे। बारात वरात लेके? हाँ जी, ये अकेले आए थे, किसी को साथ में लेके आए थे। हम्म। इनकी टीम में ही कोई थी लेडीज, हम्म। तो ये उनके साथ आए थे। हम्म। तो शादी के बाद मुझे 1 महीने बाद, अप्रैल में शादी हुई तो मई में मुझे पता चला कि हम्म। ये जो बातें उन्होंने बोली कि मेरी सिर्फ शादी हुई है, मतलब कुछ संबंध नहीं है, मेरा उससे झगड़ा होता है, उसके रिश्तेदार से हमारी मतलब अ, अलग रहने की बातचीत चल रही है, वो सब झूठ है। क्योंकि इनके फोन में मैंने देखा उसकी उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी कार्ड। हम्म। जब मैं उसकी प्रेगनेंसी कार्ड देखती हूँ तो यानी कि मतलब सब कुछ झूठ बोला उन्होंने। तो हम्म। मैंने इनसे कहती हूँ कि मैं आपसे मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं अपने मम्मी पापा को सब सच बता दूंगी कि आपने मुझसे झूठ बोला है, और क्या कहते हैं, मैं शादी को नहीं मानती हूँ और मैं अब ना मैं काम करूंगी और नहीं आप मुझसे कोई मतलब रखना। तो 3-4 महीने के बाद, आई थिंक 5-6 महीने के बाद, ये फिर क्या कहते हैं मेरे, अब वो अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं मेरे घर पे कि शादी हमने कर ली है, और क्या कहते हैं मेरे सास ससुर कहते हैं कि लड़की को विदा कर दो, हम्म। हमारा उससे ना डाइवोर्स चल रहा है, हम बहू को नहीं रख रहे हैं। तो 2019 में मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ हम्म। और ये शायद 2019 में अपनी केस फाइल कर देते हैं। हम्म। और उसके बाद से क्या कहते हैं मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ। हम्म। लेकिन अक्टूबर 2023 में हम्म। इन्होंने क्या किया कि जब मैं अपने मम्मी के घर से आती हूँ तो देखती हूँ कि सास ससुर सब मतलब मेरा अपना सारा सामान ले जाते हैं और मेरा सामान एक दूसरे रूम में डाल देते हैं, घर में एक रूम में। हम्म। तो मतलब सास ससुर मेरे को छोड़ के चले जाते हैं और मैं भी देखती हूँ कि पति का भी कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इनको फोन करके बोलती हूँ कि घर में ताला क्यों लगा हुआ है और आपने रूम शिफ्ट कर लिया है।
तो कहते हाँ कि मम्मी पापा नहीं रहेंगे, हम्म, मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तुम उनसे ऐसा नहीं करती हूँ तो मम्मी पापा नहीं रहेंगे। हम्म, तो 4 दिन मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं और रहते हैं कि मतलब बिलीव करते हैं कि मम्मी पापा नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद से फिर वो मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैं फोन करके बोलती हूँ कि राशन नहीं है, पानी नहीं है, खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो, तो आते हैं। लेकिन 15 जनवरी 2024 को इन्होंने मुझे पार्क में बुलाया हम्म, कि कि मतलब मेरे को ना जो फर्स्ट वाइफ है वो जेल भेज रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम्म, तो जा चलता है कि मेरे सास ससुर आ रखे हैं और जो उनकी भांजी है जो लॉ की पढ़ाई कर रही है वो भी आ रखी है। तो हम्म, मैं इनसे कहती हूँ कि जब आपने बात, मुझे तो आपने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो मम्मी पापा को भी बुलाया है, तो आप हम्म, मुझे बताते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बुलाती। हम्म, तो उस टाइम पे फिर सामने से उसकी वाइफ आती है और खूब गाली गलौज करती है और कहती है कि मेरे पति को फोन मत करियो, तो खर्चा चाहिए मैं दूंगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं तो इसको जेल भेज दूँ, इस तरीके से मुझे आ, डराती है, धमकाती है। आगे और हाँ, दो आगे घंटे बताओ। बाद मेरी मैडम हमारा मम्मी टाइम को खत्म हो रहा है, थोड़ा इन शॉर्ट में आगे बताओ, जल्दी सर, बताओ। तो सर अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सरकारी वकील के पास गई थी, उस टाइम पे आप मैं रहते कहाँ हो? 2018 में अच्छी इनकम करती थी। मैडम आप रहते तो कहाँ हो? सर क्या? आप रहते कहाँ पर हो? सर मैं भी दिल्ली जैतपुर में रहती हूँ, बदरपुर की साइड में। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना आपकी, कुछ और तो नहीं है? नहीं सर, यही प्रॉब्लम है, और अभी मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब अब उस हस्बैंड से 2 बच्चे भी हो गए तुम्हें? जी सर। अब आप मुझसे चाहते क्या हो? सर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मतलब बेसिकली उन्होंने मेरे साथ देखो धोखा मैडम, किया है। देखो मैडम सुनो, कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, बस मैं ये पूछता हूँ आप हमसे रिलीफ क्या चाहते हो? देखो, मेरे पास इतने सारे सॉल्यूशन है इन सब चीजों के, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि आपको क्या चाहिए, समझ रहे हो ना? अ, अब सर आपको ये देखो, आपको हस्बैंड चाहिए, आपको महीने का खर्चा नहीं चाहिए, सर, आपको तलाक सर चाहिए, हस्बैंड तो क्या बिल्कुल भी नहीं, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इन 8 सालों से मैं ये देखी कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और सिर्फ पैसों के लिए मेरे से शादी की थी और क्यों, सेक्सुअली आपके के लिए पास शादी पैसे की कहाँ थी। से आए? आपके पास पैसे कहाँ से आए? सर मैं 2018 17 15 हम्म। में मैं वर्किंग पढ़ाती थी, तो उस टाइम पे 20-25 हजार रुपये मैं कमाती थी। हाँ, तो कितना पैसा हो गया आपके पास लगभग, बताओ तो सही, कि पैसों के लिए उसने शादी की? 10-15 सर लाख उस होगा। नहीं सर, इतना नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बताओ। तो मतलब बेसिकली मतलब ये उन्होंने देखा कि मैं कमाती हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ, हम्म, तो इस शादी के बाद उन्होंने मतलब शादी में 3 लाख रुपए इन्होंने लिए। आपसे? जी सर। अब मैडम देखो, मम्मी। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो मेरे पास ना कई सारे सॉल्यूशन है। आपको जी हस्बैंड से सर। तलाक चाहिए? हाँ सर। कंफर्म तलाक? आपके हस्बैंड अभी करते क्या है? सर मतलब जॉब करते हैं। अभी इन्होंने मतलब मतलब बहुत अरे सारी मैडम, जॉब चेंज कर चुके हैं। मैंने सिंपल सी बात पूछी, जॉब करते हैं। देखो समझा करो आप मेरी बात, अगर मैं कुछ शॉर्ट में पूछ रहा हूँ तो ठीक है, जॉब करते हैं, किस टाइप की जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं, लॉजिक ये है। आपके सर हस्बैंड क्या काम करते हैं, कैसी जॉब करते हैं? अलग मतलब एक पर्टिकुलर एक जॉब में फिक्स नहीं रहते हैं, एक ठीक साल है। भर 6 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। तो अभी मुझे इन्होंने बताया हम्म, लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे रहते करीबन हैं आपके हस्बैंड, आपके साथ रहते हैं? नहीं सर, वो कहते हैं 2000 नवंबर 2023 में इन्होंने हम्म, चले गए छोड़ के। आपको नवंबर 2023 से आपको छोड़ के चले गए? हाँ। अब मैडम एक बात बताओ, देखो सिंपल सी चीज पूछूंगा, कंचन नाम बताया ना आपने? जी सर। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सर धीरज। धीरज। अब आपकी 2 लड़की हैं। सर 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, एक 3.5 साल की है, एक 1.5 साल का है। अच्छा, 3.5 की तो गर्ल है और 1.5 का बॉय है। ठीक है, मैडम इन बच्चों को कैसे पालोगे आप?
सर समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत मुश्किल हो रही है। जो भी राशन थोड़ा बहुत था उसी से सरवाइव कर दी थी, अब बिल्कुल भी कोई बात नहीं, हम मतलब बैठे हुए बहुत दिक्कत हो रही है। हम बैठे हुए, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो आपको अभी आपको क्या करना है। देखो मैडम, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। पहली बात तो मेरे को बिल्कुल बी क्लियर और सोच के बताना, टाइम खराब मत करना अपना भी और हमारा भी, ठीक है। जी सर, जी सर। जब आपके हस्बैंड ने आपको पहली बार प्रपोज किया जी सर। और उसके बाद जब आपने पहली बार रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जी सर। जी सर। वो जगह, टाइम और आपकी उम्र कितनी थी? सर मेरी एज 19 होगी और ये इन्होंने अपने घर पे रिलेशन बनाया, ओखला अपने में। मतलब उनके ही घर पे? जी सर। तो आप उनके घर गए रिलेशन बनाने के लिए? नहीं सर, मैं वहाँ पे एज अ फॉलोअप के तौर पे गई थी और कुछ काम था तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। ठीक है। आप 19 साल के थे उस टाइम जब आपके पहली जी बार सर। रिलेशन बने? जी सर। मैंने ठीक। फर्स्ट टाइम मना किया था कि नहीं ये गलत है, शादी से पहले तो ये नहीं। फर्स्ट टाइम क्यों? इसका मतलब तुमने बाद में हाँ करा था? अ, कोई बात नहीं, घबराओ मत। देखो, उसके बाद जब आपका रिलेशन बना तो वो आपकी मर्जी से, मतलब मर्जी से नहीं बना वो, है ना। देखो मैडम, इसके हाँ अंदर सर। एक काम हो सकता है। देखो, आपके पास कोई भी ऐसा कागज या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा है जिससे ये साबित हो सके कि वो आपसे शादी करने से पहले से शादीशुदा है? सर जब 2018 में मुझे पता चला कि इसका मतलब बच्चा है और उन्होंने मुझे सारी चीज छुपाई, झूठ बोला, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और कंचना मेरे साथ रहना नहीं चाहती है क्योंकि मुझसे बात छुपी है। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। देखो, सपोज करो उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम ए है, ठीक है ना, तो हम ये कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि आपकी जो उनको, मतलब आपके हस्बैंड पहले से शादीशुदा है आपकी, आपसे शादी जी। करने से पहले? जी सर। है कोई कागज, फोटो कागज कुछ ऐसा है, शादी की फोटो हाँ कुछ सर होगा है। कोई? हाँ, हाँ तो सर मैडम है। देखो, इसके अंदर केस बनता है रेप का, अच्छा। ठीक है। देखो, दो चीजें हम्म। बताता हूँ। एक तो इसके अंदर केस बनता है रेप का, क्योंकि जिस दिन उसने आपके साथ रिलेशन बनाए वो आपकी मर्जी के बिना बनाए, ठीक है ना। तो ये जी रेप सर। बन गया, 376 में रेप हो गया। अब आती है जी बात सर। आपकी मैरिज की। आपकी मैरिज ना एक्चुअल में नल एंड वॉइड होनी चाहिए। आपको डाइवोर्स नहीं, मैरिज नल एंड वॉइड फाइल फाइल करना चाहिए कोर्ट में। सर क्या? मतलब देखो, नल एंड वॉइड का मतलब होता है जी। वॉइड, वॉइडेबल। शादी वॉइड, हाँ, मतलब वॉइडेबल मैरिज हो हाँ गई है। देखो, वैलिड नहीं एक है। एक हाँ, हाँ, शादी वैलिड नहीं है तो उसे वॉइडेबल मैरिज करार कराना पड़ेगा। मैरिज तो हुई जी है, ये सर। तो एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन बात ये ना कि हम्म। हस्बैंड या वाइफ के जिंदा रहते हुए आप शादी नहीं कर सकते। जी सर। शादी आदमी जब भी कर सकता है, या तो वो तलाकशुदा हो या फिर हस्बैंड वाइफ कोई मर गया हो, जो भी कर रहा है। तो जी आपकी सर। कंडीशन में तो आपके हस्बैंड की वाइफ जिंदा थी, तो वो तो शादी वैलिड नहीं है। जी सर। ठीक है। अब जब दो काम कर सकते हो, तो आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी शादी को खारिज किया जाए। अब आपकी अच्छा। शादी खारिज हो गई, ठीक है ना। अब आप कहोगे इन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का कानून ये है कि 125 में सीआरपीसी में कानून है कि आप बच्चों का खर्चा मांग सकते हो हस्बैंड से। अच्छा। आप तो देखो वाइफ ही नहीं हो उनकी, अच्छा। एक्चुअल में आप उनकी वाइफ ही नहीं हो। अगर आप वाइफ क्लेम करती हो तो फिर आप वो नहीं कर सकती, तब आपका खर्चा क्लेम कर सकती हो। तो बच्चों के नाम पे अच्छा। आप खर्चा क्लेम कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। और आपके जी नाम पे सर। वो 376 रेप के केस में बुक हो जाएगा, अच्छा। जेल चला जाएगा। अच्छा। ये आप कर सकते हो। अब आप बताओ क्या चाहते हो करना। जैसे कि सर जैसे कि मुझे ना धमका रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो कर सकती है फर्स्ट वाइफ कर सकती है। और आप मेरे से अम, अगर कुछ बात पूछ रहे हो तो इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा ना, अगर मैंने कहा है तो जी आपको। सर। ठीक है, वो अच्छा। ये जो बात उन्होंने कही ना, आपके हस्बैंड ने बिल्कुल सही हम्म। कही कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन हम्म। जो उन्होंने बात कही ना, वो सिर्फ आधी बताई कि कुछ नहीं अच्छा। कर सकता, क्या मतलब ये है कि खर्चा नहीं ले सकते आप उनसे, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हम्म। अगर आपके उनसे जाइंदा बच्चे हैं तो आप खर्चा क्यों नहीं ले हम्म। सकते? बच्चे तो ले सकते हैं ना। जी सर। तो आप अपनी जी शादी सर। को खारिज करवा सकते हो और उससे बच्चा वो ले सकते हो। क्योंकि देखो, अच्छा। दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। 376 के साथ आपको खर्चा नहीं मिलेगा और खर्चे के साथ हम्म। 376 नहीं मिलेगी।
अच्छा इसके अंदर सजा हो जाएगी, उसको कम से कम 20 साल की सजा होगी। अच्छा। हाँ, ये आप डिसाइड कर लो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, समझा मेरी बात? अ, हाँ सर। हाँ, तो उसका घर और वो डेट याद होनी चाहिए आपको कि किस दिन उसने आपके साथ पहली बार जबरदस्ती रिलेशन बनाए थे। अच्छा ठीक है ना? सर, जैसे कि मतलब एक छोटा सा डाउट है कि मतलब मैं ना इनके रिसेप्शन में गई थी, तो मतलब मुझे मैं कई वकीलों के पास गई और मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं सरकारी वकील के पास भी गई। तो उन्होंने कहा कि मतलब रिसेप्शन में गए थे तो आप तो मतलब उनके चीजों में शामिल हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि ये हाँ तो 376 मैडम नहीं लग ये सकते। पॉइंट तो नहीं, देखो ये पॉइंट तो आपको अपनी कंप्लेंट में कवर करना होगा ना। एक आदमी ने आपसे ये कहा कि भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अब हम तुझसे शादी यस करेंगे, सर। ठीक है? यस तो सर। इस प्रॉमिस के ऊपर जब आपसे रिलेशन बनाया गया तो वो फेक प्रॉमिस हुआ, जी सर। ये लॉ और कहता है। 2016 से मुझे वो बेवकूफ बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे। सुनो मेरी बात, ठीक है ना? तो रेप वहां से कमिट हुआ जिस दिन उसने पहली बार आपके साथ रिलेशन बनाया, बिना मर्जी के। बात जी मर्जी सर। की नहीं है, बिना मर्जी की बात है यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने ही कहा कि उन्होंने जब आपसे रिलेशन बनाया तो आपने मना किया कि नहीं मुझे नहीं बनाने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम शादी करेंगे, ये वो। मुझे लगता है ऐसा ही कहा होगा, XYZ, वो आपको पता होगा जी एक्चुअल जी सर, लैंग्वेज जी क्या सर, थी। जी बिल्कुल से ऐसी ऐसा ही था। ठीक है। अब जब ये कहा तो वो 376 रेप तो वहां से हो गया क्योंकि आपकी कंसेंट नहीं थी रिलेशन के लिए। वो तो जी शुक्र सर। है आप 19 के थे, अगर 2 साल ये एक और छोटे होते फिर तो पॉक्सो ही लग जाती, फिर तो अच्छा। वैसे ही बाहर नहीं निकलता वो। ठीक है, हाँ। चलो। तो 376 तो वहां से बन गई। अब ये चीज यहाँ कवर हो जाएगी जब आप अपनी कंप्लेंट में ये लिखोगे ना कि आप रिसेप्शन में गए तो थे, लेकिन रिसेप्शन में जब आपको लेके जाया गया था और आपको बताया गया था तो उसने ये बोला था कि मैं ये जो शादी कर रहा हूँ ना दबाव में कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा के। हाँ सर, जी सर, जी। यस सर। ये तो बोला ही था ना। यस सर। तो इस पॉइंट से वो रिसेप्शन कवर हो गया। अच्छा। ठीक है ना? वही एक जी आदमी ने सर। बोला कि अगर मेरी माँ, मैंने शादी नहीं करी, मेरी माँ मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी यस हुआ सर। हो। यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो आपने क्या कहा कि भाई अभी शादी कर रहा है, चलो कर लो, अब तो कर तो रही है, क्या कर सकते हो, जब शादी तय हो गई आप किसी और की जिंदगी तो खराब नहीं करोगे। लेकिन फिर जी जब शादी होने के बाद आपसे दोबारा कहता है कि भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, मेरी बीवी से झगड़ा चल रहा है, मेरा उससे तलाक होने वाला है, हम रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे, तो ये बात तो उसने झूठ बोली ना। तो उसने फिर आपके साथ यस रिलेशन सर। बनाए, वो फिर रेप हो गया। यस सर। ठीक है ना? तो एक्चुअल में तो वो झूठ ही बोल रहा था ना आपके साथ, यस सर। यस सर। इसलिए वो रेप हुआ। ठीक है ना? जिन्होंने आपको जी सर। सलाह दी है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन एक्चुअल जी कहानी सर। है ये रेप। और आप बच्चों का मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अपने हस्बैंड से। कुछ और होगा तो देखो वो थोड़ा मेरे को कानून में और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तक की मेरी नॉलेज के हिसाब से आप ये दोनों चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। तो आप किसी अच्छे से वकील से सलाह लो जाके, ताकि वो आपको ये सब चीजें दें, आपका जी केस सर। फाइल करें। बिल्कुल प्रॉपर केस, मतलब प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट में, कहीं लैकुना नहीं होना चाहिए, वो तुरंत अरेस्ट ही हो जाएंगे। जैतपुर है जी ना, सर। साउथ ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट, हाँ। साकेत कोट। हाँ यस सर। जी सर। हाँ। जी सर। हाँ, तो लेकिन आपका थाना, आपका जो केस लगेगा ना वो ओखला में लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि आपके हस्बैंड का जो घर था जहाँ पहली बार रिलेशन बने वो ओखला था। जी सर। जी उनका सर। अपना घर था किराए का था? सर अपना घर था। अभी भी अपना ही होगा वो तो। हाँ सर। हाँ, तो वहां से केस जो बनेगा आपका वो ओखला में बनेगा। ठीक है ना? अच्छा। आपके मतलब आपके हस्बैंड का जहां पर वो हम्म। घर है, जहां पर उन्होंने पहली बार आपसे रिलेशन बनाया, वहां मुकदमा जी। लगेगा। अच्छा। हाँ, और तो सर कंफर्म लगेगा। अच्छा, तो वो सर तो साकेत में ही पड़ेगा ना, ओखला में तो कोई शायद वो। ओखले का थाना साकेत में ही है, शायद, देखो कंफर्म मैं नहीं हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ओखला में ही आती होगी या कहीं और आता होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं पता कहाँ आता है अभी, मेरी नॉलेज में नहीं अच्छा। है थाना ओखला कहाँ आता है, क्योंकि मैं साउथ का हूँ तो साउथ में तो आता नहीं थाना ओखला। साउथ में तो अच्छा। फतेहपुर बेरी और ये मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर ये सब आते हैं, और साउथ ईस्ट में अच्छा। आपका जेतपुर हो गया, पुल पहलादपुर हो गया, ये सारे थाने उसमें आते हैं, लाजपत नगर हम्म। वगैरह सब उसमें आते हैं साउथ ईस्ट में। अच्छा। ठीक है मैडम, सर मैं चलिए। सरकारी वकील से मिली थी तो उन्होंने कहा कि रेंट एग्रीमेंट चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड मेरा बसंत विहार का है और यहाँ रेंट एग्रीमेंट मैडम बनाने के लिए मैंने मैंने। आपको इतनी बड़ी स्टोरी समझाई, आपको समझ नहीं आई अभी? जी सर, समझ में आ मैंने गई। क्या कहा आपको कि आपका केस हाँ, वहां बनेगा जहां आपके साथ रेप हुआ। अरे ये अच्छा। आधार कार्ड बीच में कहां से आ गया?
सर केस फाइल करने के लिए रेंट क्यों एग्रीमेंट की बात क्यों केस? वो मेंटेनेंस के केस के लिए, वो तो रेंट एग्रीमेंट इतनी बड़ी चीज थोड़ी कहीं से बन जाएगा 200-300 रुपए में। जहां आप रहते हो वहां का अच्छा जैन 1 बनवा लेना। देखो, खर्चे का केस आप कहीं भी फाइल कर सकते हो, जहां रहती है लड़की वहां फाइल कर सकती है, अच्छा ठीक है ना। तो हाँ, उसका उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रेप का। जी सर। समझ के? अब ये डिसाइड आप कर लो कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर ठीक है 76 सर। का केस बनेगा तो वो जेल चले जाएंगे, ठीक जी है। सर। जी ठीक है, थैंक चलिए, यू सर। तो वेलकम। तो साथियों, आज के लिए क्योंकि वैसे ही 15 मिनट लगभग टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं आप सभी से धन्यवाद के साथ आज की मीटिंग खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कल हम सब फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।